Bismillahirrahmanirrahim. Dear viewers, another episode of Reality Talk औरंगजेब सोहरवर्दी with you. बहुत सारे टॉपिक्स पे बहुत सारे मौजूआत पे बात होती है और आपके लिए हम नए से नए टॉपिक, नई से नई मालूमात, नए से नए एक्सपर्ट्स को लेके आते हैं. आज हमने बात करनी है परफॉर्मेंस क्या है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या है और खास तौर पे पैंडेमिक में वर्क फ्रॉम होम शुरू हो गया, ले ऑफ शुरू हो गए, परफॉर्मेंस कहां गई, कैसे मैनेज किया जा रहा था, कैसे मैनेज किया जाए. ये बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक है उन साहब के लिए जो आज हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, जिब्रान बशीर साहब. बहुत अच्छे ट्रेनर, कंसल्टेंट और मेरे पर्सनल फेवरेट भी हैं. बहुत शुक्रिया जिब्रान साहब, आपने टाइम निकाला और हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए. सर आपका बहुत शुक्रिया अपने शो में बुलाने का. और मैं हमेशा जो है पिछले कुछ दिनों से आपके शोज देख रहा हूँ एंड आई एम रियली इम्प्रेस्ड कि बहुत अच्छे लोगों को आप बुला रहे हैं और उनसे मैं बहुत कुछ सीखने का मौका मिल रहा है. और आज आपके साथ मैं बैठा हुआ हूँ. आई फील गुड एंड आई फील प्राउड ऑन दिस. दैट्स ग्रेट. तो प्रोग्राम का आगाज करते हैं हम जिब्रान साहब. पहले तो हमें ये बताइए कि हम ये परफॉर्मेंस का वर्ड इतना बोलते हैं, इतना सुनते हैं, स्कूलों में परफॉर्मेंस, यूनिवर्सिटियों में परफॉर्मेंस ठीक नहीं है या ठीक है, दफ्तरों में परफॉर्मेंस, मुल्क की परफॉर्मेंस. काइंडली बताइए ये परफॉर्मेंस है क्या चीज और इसके क्या डायनामिक्स हैं, ताकि उस पर फिर हम अपना प्रोग्राम शुरू करें. सर बात ये है कि जब भी हम परफॉर्मेंस के वर्ड को यूज करते हैं तो वो हमेशा ही ना किसी पॉजिटिव कॉनोटेशन में करते हैं. यानी वो कहते हैं यार इन्हें आज ना बड़ी परफॉर्मेंस देती है, ओ यार क्या परफॉर्मेंस है. ठीक है, तो वर्ड परफॉर्मेंस हमेशा ही हमें ये लगता है कि ये एक पॉजिटिव टर्म है. ठीक है, लेकिन अगर आप इसको जो है ना इसको जो टेक्निकली जाकर देखें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के कॉन्टेक्स्ट में या वैसे भी अगर इसको अंडरस्टैंड करें तो हमें पता चलेगा कि परफॉर्मेंस जो है ना ही कोई पॉजिटिव टर्म है, ना ही कोई नेगेटिव टर्म. लेकिन परफॉर्मेंस इज अ परफॉर्मेंस एंड इट मीन्स थ्री थिंग्स. एक, अगर हम अगेन कॉर्पोरेट सेक्टर के एक पर्सपेक्टिव में देखें तो वो ये है कि एम्प्लॉय ने क्या पॉजिटिव परफॉर्म किया, क्या उसने परफॉर्म नहीं किया और क्या उसने नेगेटिव परफॉर्म किया. तो उसकी पॉजिटिव परफॉर्मेंस, उसकी जीरो परफॉर्मेंस और उसकी नेगेटिव परफॉर्मेंस, ये सारी की सारी जो है वो किसी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस कहलाएगी. ठीक है, अब मामला ये कि हम सिर्फ और सिर्फ उसको 1+ की परफॉर्मेंस पे नहीं देंगे या 0+ की परफॉर्मेंस नहीं कहलाएगी, वो 0 भी कहलाएगी, वो -1 भी कहलाएगी. तो -1, 0 एंड +1, दीज आर ऑल द परफॉर्मेंस और यही परफॉर्मेंस की स्केलिंग है. एक तो हमें बेसिकली इसको जो है वो मेनली जो है वो अंडरस्टैंड करना चाहिए. ठीक है, एक बात तो जो है वो ये है. और सर इसके अंदर जो है ना मैं अक्सर कहता हूँ अपनी क्लासेस के अंदर भी कहता हूँ यार, वो मेरा एक क्लाइंट था, वो बड़ी मशहूर जो है ना वो एक है फूड चेन है बेकरी की. तो वो उनके एक एम्प्लॉय ने जो एक ओवन यूज कर रहा था तो उसने टेम्परेचर इतना हाई कर दिया कि वो ओवन भी फट गया, अंदर जो कुछ था वो भी जल चढ़ गया. तो अब उसका मतलब क्या हुआ कि उस बंदे ने जो उस वक्त परफॉर्मेंस दी वो 0 भी नहीं थी, वो पॉजिटिव भी नहीं थी, दैट वाज द नेगेटिव परफॉर्मेंस. और उस परफॉर्मेंस की वजह से जो नुकसान कंपनी को हुआ है दैट्स एक्चुअली आल्सो ड्यू टू द परफॉर्मेंस ऑफ दैट गाय. और इसी तरीके से अगर कोई भी बंदा जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में कोई ऐसा काम कर दे जिससे कोई नुकसान हो जाए तो वो नेगेटिव परफॉर्मेंस है. फिर जो कुछ ना कर, और कई ऐसे शहजादे हैं जो ना ही कोई पॉजिटिव इनपुट दे रहे होते हैं ना ही कोई नेगेटिव इनपुट दे रहे होते हैं, वो जस्ट आते हैं, अपने हिस्से की सैलरी लेते हैं और घर चले जाते हैं. तो दे आर ऑन द 0 परफॉर्मेंस, या आप उनको कहते हैं वो सिर्फ पैरासाइट्स हैं, कंपनी के आए खाए चले गए. और फिर जो है वो कुछ पॉजिटिव परफॉर्मर्स हैं. तो हमें परफॉर्मेंस को इन तीनों ही डायमेंशंस के अंदर जो है वो देखना होगा. ये इसका एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है परफॉर्मेंस. दैट्स ग्रेट. अभी देखिए अगला इस बात को जानने के बाद जो मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा वो ये है कि आप मुख्तलिफ कंपनीज में जाते हैं, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के आप कंसल्टेंसी भी देते हैं, टूल्स भी उनको बना के देते हैं, ट्रेनिंग्स भी देते हैं. ओवरऑल आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है? क्या कंपनियां पाकिस्तान में स्पेशली एसएमईज भी हैं, लार्ज कंपनीज भी हैं, मल्टीनेशनल्स भी हैं, ओवरऑल जो आपका एक्सपीरियंस रहा, क्या वाकई परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स को मीट करने का एफर्ट हो रहा है? देखिए बात ये है सर कि पाकिस्तान के अंदर जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो एक मेन फंक्शन है जिसको हम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं, वो कोई ऑलमोस्ट 90% प्लस ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करता.
ठीक है। देखिए देयर आर बेसिकली 3 लेवल्स ऑफ द परफॉर्मेंस मेजरमेंट, या आप कह लें कि 3 तरह के दौर गुजरे हैं परफॉर्मेंस मेजरमेंट के। उनमें से आज से कोई 30-40 साल पहले का एक दौर था जिसको हम ACR कहते थे, ठीक है, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। और वो साल के एंड के अंदर जो है वो एक साल के एंड पे एक रिपोर्ट लिख दी जाती थी, एक ऐसे लिख दिया जाता था एम्प्लॉय के लिए, ठीक है, कह लो जी भाई तुम यह किया है, लेकिन वो उसको भी नहीं बताई जाती थी, बस उसकी एक रिपोर्ट लिख दी जाती थी, उसके ऊपर एक ऐसे लिख दिया जाता था, और उसके ऊपर कोई 8% 10% अगर कोई इंक्रीमेंट लगना होता था तो वो लग जाता था। अब ये कॉन्सेप्ट जो है वो गवर्नमेंट के अंदर था, गवर्नमेंट से ये निकल के कुछ प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर भी आ गया, और वो जो कॉन्सेप्ट था ACR का वो बहुत अरसे तक जो है वो पाकिस्तान के अंदर भी चला, कोई ईयर 2000-2005 तक जो है। मुझे याद है हमारे भी बहुत से ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस मुझे याद है जहाँ पर ACR चलती। अच्छा, वो फिर ACR खत्म हुई तो उसके बाद एक अगला कॉन्सेप्ट शुरू हुआ विच इज बेसिकली द परफॉर्मेंस अप्रेजल्स। अच्छा, अब वो जो परफॉर्मेंस अप्रेजल्स का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ वो बड़ा अजीब सा था। उन्होंने कहा कि यार जरा ऐसे लिख दो ना कि ये फलां बंदा ऐसा है ऐसा 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 है, वो बहुत क्वालिटेटिव है, तो इसको जो है ना क्वांटिटेटिव कर दिया जाए। अच्छा, अब वो जब क्वांटिटेटिव किया गया तो वो जब तो वो हुआ क्या, वो हुआ ये कि वो ट्रेड्स और बिहेवियर्स को मेनली मेजर किया जाना शुरू हो गया, बजाय इसके कि एक एम्प्लॉय जो है वो अपनी JD जॉब डिस्क्रिप्शन क्या परफॉर्म कर रहा है वो नहीं मेजर होती थी। मेजर क्या होता था, इसकी टीम बिल्डिंग कैसी है, ये बंदा जो है इसकी लॉयल्टी कैसी है, इसकी कॉस्ट कॉन्शियसनेस कैसी है, तो वो कोई 10-15-20 वेरिएबल्स के ऊपर एक अप्रेजल फॉर्म बन जाता था, और वो अप्रेजल फॉर्म जो है वो साल के एंड के ऊपर जो है उस पर मेजर हो जाता था। वो 1 से लेके 5 तक की स्केलिंग के ऊपर हर एक को 3-3 नंबर मिल जाते थे। पता लगता था यार 100 बिचों हर एक दिन 60-70 नंबर आ गए ने, चलो जी अब इसको बार्टर रेट के हिसाब से जो है वो 10% का जो है वो इंक्रीमेंट दे दो। अब ये भी एक निजाम बहुत अरसा तक जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर चलता रहा, विच इज द परफॉर्मेंस अप्रेजल। लेकिन मामला ये है कि ना ही ACR का कोई ताल्लुक बिजनेस परफॉर्मेंस के साथ था, ना ही परफॉर्मेंस अप्रेजल्स का कोई ताल्लुक बिजनेस परफॉर्मेंस के साथ। अब कॉन्सेप्ट ये था कि एक्चुअली परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का कोई ऐसा कॉन्सेप्ट आए जो एक्चुअली एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस के साथ कनेक्ट करे। अब जिस वक्त हमने ये बात करते हैं कि एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस के साथ कनेक्ट किया जाए तो उसको कहा जाता है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम। वेयर होता क्या है कि कंपनी के जो ओवरऑल गोल्स हैं, जिसको हम बैलेंस स्कोर कार्ड भी कहते हैं, जो आप फाइनेंशियल टारगेट्स और नॉन फाइनेंशियल टारगेट्स होते हैं, वो साल के शुरू में एक्चुअली कंपनीज डेवलप करती हैं, और उनको फिर कनेक्ट किया जाता है नीचे एम्प्लॉयज की JDs की रिजल्ट एरियाज और की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के साथ, KPIs के साथ, और फिर क्वार्टरली बेसिस के ऊपर वो परफॉर्मेंसेस मेजर की जाती हैं। ये जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम है जो एक्चुअली ड्राइव्ड बाय द चाइनीज है, ये US या किसी UK के टेररिस्ट की तरफ से नहीं आया हुआ। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, मैं पिछले कोई 12 सालों से अपनी कुछ जो मेरे क्लाइंट्स हैं 100 प्लस में, वहां पर ये परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो अप्लाई करवा चुका हूँ। KPI बेस्ड सिस्टम जो है वो वहां पर जो फिर जो एम्प्लॉयज होते हैं वो पहले साल, मैं आपको बताऊं ओपन कैंडिडेट टॉक कर रहा हूँ, मुझे बड़ी अच्छी अच्छी गंदी गालियां जो है ना मुझे याद हो गई हैं जो मुझे एम्प्लॉयज से पड़ती रही हैं। सही सही है। तो क्योंकि सारों की जो परफॉर्मेंस है ना वो सारी की सारी जो है अच्छा वो काम करने वालों को गालियों की फिक्र नहीं होती। ये बात वो इसलिए मैं एंजॉय करता हूँ, ये तो बड़ा मजा आता। तो वो मैं तो लोगों से कहता हूँ मेरी लोगों में बड़ा इजाफा हो गया। तो खैर, तो वो द मैटर इज दिस कि वो हमने बहुत से कंपनीज में स्टाफ की परफॉर्मेंस को KPIs के साथ जब लिंक किया, बैलेंस स्कोर कार्ड के साथ लिंक किया, तो ऑब्वियसली पहला साल जो है वो चेंज रेजिस्टेंस का होता है, लोग उस चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते। लेकिन वो फिर हुआ ये कि मैंने अपने उन क्लाइंट्स को ये देखा कि वो अपनी उस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम्स की वजह से 2 से 3 सालों में उनकी बॉटम लाइंस पे असर पड़े। द बॉटम लाइंस मींस कि उनके जो प्रॉफिट मार्जिन हैं वो जी इंक्रीज किए। अच्छा, इस चीज ने मेरी कंसल्टिंग एक्सपीरियंस को बहुत कॉन्फिडेंस दिया। फॉर एग्जाम्पल कि अब अगर मैं कहीं पर जाकर अगली अपनी कंसल्टिंग पिच करता हूँ ना, तो मैं ये दावा करके वहां से उठता हूँ कि आप ये सिस्टम लगाएंगे, इस सिस्टम के बाद 3 सालों के बाद आपकी ऑर्गेनाइजेशन अगर इस वक्त इस रेवेन्यू और इस प्रॉफिट मार्जिन पर खड़ी है, तो ये 3 सालों के बाद ये X से Y फिगर पर शिफ्ट हो।
अब ये जब मैं बात करता हूँ इसका मतलब क्या है कि अब हम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की मैं एक ROI कैलकुलेट करके क्लाइंट के सामने रखते हैं। वो ROI कहाँ से निकलती है? वो निकलती है जब बैलेंस स्कोर कार्ड एम्प्लॉयज के KPI से कनेक्ट हो जाता है। तो ये अच्छा, परफॉर्मेंस। आप बड़े जबरदस्त पॉइंट पे पहुंच गए हैं। यहाँ पे मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा। सर 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 मैं सर मैं मैं जब भी आपके साथ भी बहुत डिस्कशन होती रही है हमारी, मैं जब भी कंपनीज में जाता हूँ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के लिए, तो मेरे पुराने क्लाइंट्स हैं वो तो समझते हैं मेरे काम को, लेकिन जहाँ पे मैं पहली दफा जाता हूँ वहां पे मेरा जो सबसे पहला पॉइंट होता है वो ये होता है कि पाकिस्तान की 99% कंपनीज में परफॉर्मेंस को रिजल्ट समझा और कहा जाता है, जबकि 1990 से पहले भी और 1990 के बाद ये बात साबित हो चुकी है कि रिजल्ट आपकी कारकर्दगी का, परफॉर्मेंस का एक हिस्सा तो है, बट इट इज द एम्प्लॉय वर्क एंड सोशल बिहेवियर विच शुड बी नोन एज परफॉर्मेंस। तो जो पहली ईंट ही हमारी पाकिस्तानी कंपनीज में गलत रखी गई, टोटल रिजल्ट्स पे फोकस रखा जाता है। रिजल्ट्स के बारे में कहा जाता है कि वो किस्मत से भी अच्छे आ सकते हैं, सिफारिश से भी अच्छे आ सकते हैं, बाय स्ट्रोक ऑफ लक अच्छे आ सकते हैं, किसी एक की मेहनत से अच्छे आ सकते हैं, किसी मशीन की वजह से अच्छे आ सकते हैं। तो इस पे आप अपना इजारा ख्याल कीजिए कि कंपनीज जो हर वक्त अपने एम्प्लॉइज को प्रेशराइज करती हैं, रिजल्ट दो, हमें परफॉर्मेंस चाहिए, उस पर जरा कमेंट कीजिए काइंडली। और इससे आपको पता ही है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट के और प्रॉब्लम्स के, बीमारियों के कई केसेस भी बढ़ रहे हैं। सर क्या कहते हैं, आपने बड़ी अच्छी तरफ जो है वो पॉइंट किया है। इसको सर जरा थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं कि असल में हुआ क्या है कि परफॉर्मेंस की ना 3 डायमेंशंस डिफाइन की गई हैं। वन डायमेंशन इज ट्रेड्स, के एक इंडिविजुअल की जाती ट्रेड्स क्या हैं, कि उसकी जाती खसूसियात क्या हैं। नंबर 2 बेसिकली उसका बिहेवियर, कि उसका डे टू डे एक्शंस जो हैं वो जॉब के ऊपर अपनी टीम के साथ, अपने बॉस के साथ, अपने जूनियर्स के साथ वो किस तरह का है। और नंबर 3 है उसके रिजल्ट्स, कि उसको जो बिल्कुल केपीआईज सही। केपीआईज कितने अचीव किए। सो जो परफॉर्मेंस है ना वो सर बेसिकली इन 3 चीजों को मिक्स कर दें, यस, ट्रेड्स को, बिल्कुल सही। बिहेवियर्स को और रिजल्ट्स को, तो फिर यस, वो एक। बट यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि मिक्स नहीं किया जाता, टोटल अनरियलिस्टिक टारगेट्स दिए जाते हैं, जिससे एम्प्लॉइज की परफॉर्मेंस में भी, उनकी हेल्थ में भी इश्यूज आते हैं। तो इसलिए मैं चाह रहा था कि आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी बताइए। उसमें ना सर अब उसमें ना सर जो अब मैं अब अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं ना, तो वो ये है जरूर, कि जरूर, जरूर। पाकिस्तानी कंपनीज में 2 एक्सट्रीम्स हैं। और वो या तो एक्सट्रीम्स ये हैं कि सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉय जो है वो अपनी ट्रेड्स और बिहेवियर्स पर मैयर हो जाता है और उसको रिजल्ट्स नहीं उसके मैयर किए जाते। ठीक है। अच्छा, ऑन दी अदर हैंड बहुत सी जो चाइनीज कंपनीज जो पाकिस्तान के अंदर आई, उन्होंने ट्रेड्स और बिहेवियर्स को एक्सक्लूड कर दिया और टोटली जो है वो रिजल्ट्स के ऊपर चली गई। ठीक है। अच्छा, अब बेसिकली मेरे डिफरेंट जो क्लाइंट्स हैं जो टेक्सटाइल से रिलेटेड हैं, वो कराची में और लाहौर में, वो उनके साथ जब मैं काम करता हूँ तो मैं वहां पर एक्चुअली क्या करता हूँ, इन दोनों का मिक्स बनवाता हूँ। ठीक है। ठीक, और यस, उस मिक्स के अंदर एक परसेंटेज सेट की जाती है कि यार बिल्कुल। 60% वो केपीआईज होगा, 40% जो है वो ट्रेड्स एंड बिहेवियर्स होंगे, और इन दोनों को क्लब करके क्वार्टरली बेसिस पर एम्प्लॉय की जो परफॉर्मेंस है वो मेजर होगी। ठीक है। यस, तो जिस बिल्कुल वक्त सही। बेसिकली इन दोनों को कंबाइन किया जाता है तो तब वो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का ना एक बेहतर रिजल्ट निकल के सामने आता है। ये तो अच्छा, है एक एक और बात। पॉइंट, एक पॉइंट जिस पे मैं आपके कमेंट्स चाहूंगा वो ये है कि अभी तक जो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव सिस्टम है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का, वो पब्लिक सेक्टर के लिए बनाया गया, पीटर ड्रकर ने दिया, लेकिन वो ऑल ओवर द वर्ल्ड अप्लाई होना शुरू हो गया। वो एक काफी हद तक गलतियों से मुबर्रा तो नहीं है, लेकिन काफी हद तक एक सिक्योर वायबल सिस्टम है। यहां पे मैंने कंपनीज में मैक्सिमम कुछ 30% को अपनाते हुए देखा है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव सिस्टम। बाकी 70 जो है वो डिक्टेटोरियल टारगेट्स पे चलते हैं, और जिस तरीके से आपने एक्सप्लेन किया रिजल्ट्स पे चलते हैं। तो इस सिलसिले में भी आप अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिए। सर जो एमबीओ है ना, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, वो एक अच्छा मेथड जरूर है, लेकिन उसके अंदर मैंने भी अपने एक्सपीरियंस में एक डीमेरिट जरूर देखा। उसको भी हमें जरा समझना होगा। वो सर ये है कि कई दफा ना साल के शुरू में टारगेट्स या ऑब्जेक्टिव्स एम्प्लॉयज को मिलते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर कि अगर आप एक एचआर मैनेजर हैं तो आपको एक टारगेट मिला हुआ है कि जी साल के एंड पे एक एचआर पॉलिसी मैनुअल जो है इस कंपनी का डेवलप हो चुका है। आपको एक एग्जांपल दे,
ठीक है। अब ये एक टारगेट है, इसी तरीके से 2-3 और उसको टारगेट्स मिले हैं। अच्छा, टारगेट से एक तरफ चल रहे हैं, लेकिन अब जो उस एम्प्लॉय की जो डे टू डे की जो जेडी है, जो ऑपरेशनल ड्यूटीज हैं, वो सेपरेट अपनी जगह पर चल रही हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब वही एचआर मैनेजर है जिसने डे टू डे की हायरिंग करनी है, डे टू डे की रिक्रूटमेंट्स हैं, डे टू डे की एम्प्लॉय फाइल्स के इश्यूज हैं, और बहुत से छोटे 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 मसले हैं। अच्छा, जब साल के एंड के ऊपर जब उसकी अप्रेजल होती है तो उसका सीनियर बैठता है, यार तू मैनुअल ते कंप्लीट ही नहीं किया सी है, तेरा टारगेट सी। वो कहता मामा, मैं अपना टारगेट जो है वो मैनुअल का वो सही है। कहां से, मेरी तो डे टू डे बिल्कुल के सही। साथ। ठीक है, तो वो मसला क्या है कि अगर एमबीओ को आप सेपरेट करते हैं और जेडीज को आप सेपरेट करते हैं तो ये इशू निकल के आता है। तो हमने बेसिकली जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम हम डिजाइन करता हूँ ना मैं, वो यही है कि जहां पर हमने टारगेट्स को जेडीज का पार्ट बना के उनको केपीआईज के साथ कनेक्ट कर दिया, ताकि दैट्स जो है ग्रेट। वो ये मार्केट खत्म हो जाए। तो That's ये great. बेसिकली, Now, after your wonderful explanation, we come to the main point, main theme of today's session, and that is the situation of Corona and pandemic and lockdown. इसमें वर्क फ्रॉम होम का एक कॉन्सेप्ट शुरू किया गया। बहुत देर तक कई फैक्ट्रीज टोटली बंद रही, वर्क फ्रॉम होम भी नहीं हो सका। कई लोगों के काम ऐसे थे कि जो घर बैठ के नहीं हो सकते थे। इस पूरी सिचुएशन को आपने कैसे देखा, कैसे एनालाइज किया, और उसमें परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की क्या आपने बारीकियां देखी, उस पर जरा काइंडली रोशनी डालिए। मुझे इस चीज पे तो ना डायरेक्टली काम करने का मौका मिला अपने जो मेरे क्लाइंट्स हैं जिनके साथ मैं अपनी वर्किंग कर रहा हूँ कंसल्टेंसी की। तो इस दौरान में देखिए, पहली तो ये बात समझ लें कि हर चीज वर्क फ्रॉम होम नहीं हो सकती, लेकिन यस। बहुत सी चीजें वर्क फ्रॉम होम हो भी सकती हैं। ठीक है, हम कई दफा ना अपने मुल्क में हम क्या करते हैं, बजवर्ड पकड़ लेते हैं और उस यस। बजवर्ड के चक्कर में एम ही बोलना शुरू कर देते हैं। तो बजवर्ड के पीछे नहीं जाना चाहिए, हमें टेक्निकली बात को समझना चाहिए। तो ये तो एक चीज है। पहले मैं आता हूँ इसके वर्क फ्रॉम होम की तरफ। इसकी थोड़ी सी बेसिक को जरा डिस्कस कर लें कि कोरोना से पहले भी इवन सिर्फ यूएसए के अंदर 7 मिलियन पीपल जो है वो वर्क फ्रॉम होम करते थे। ठीक है, और इस वक्त कोई पिछले और ये जो ईयर 2020 है, इसको एक्चुअली वर्क फ्रॉम होम ईयर का नाम भी दिया जा रहा है। अगर आप सोसाइटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पर जाएं तो वो आप कहते हैं जी वर्क फ्रॉम होम ईयर जो है वो ईयर 2020 कहलाएगा, और यहाँ से आगे ऑनवर्ड हम इस तरफ मूव करें। और फिर इससे अगली बात यह है कि क्योंकि अब हम एक इंडस्ट्रियल रेगुलेशन, फोर्थ इंडस्ट्रियल रेगुलेशन की तरफ जा रहे हैं, जहां पर रोबोटिक्स और जहां पर जो है वो और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी अब स्मार्ट फैक्ट्रीज की तरफ मूव कर रही है, तो वहां पर भी अब वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट जो है फोर्थ इंडस्ट्रियल रेगुलेशन में ज्यादा इन होने जा रहा है। और ईयर 2025 तक ये चांसेस हैं कि 50% और वर्क फोर्स जो है वो होम बेस्ड हो जाएगी। ये तो मैं आपको एक ट्रेंड बता रहा हूँ जो लेटेस्ट जी। स्टडीज है। ये तो ठीक है। एक बात। अब आते हैं आगे आते हैं। तो अगली बात ये है कि देखें, देयर आर टू काइंड्स ऑफ वर्कर्स, वन इज बेसिकली लेबर एंड अदर वन इज नॉलेज वर्कर। ठीक है, अब जो ओके। लेबर है, जिसका एक्चुअली डायरेक्टली काम ही मशीनों के साथ है, जिसने फ्लोर के ऊपर आकर काम करना है, जब तक उस फ्लोर के ऊपर रोबोट्स या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं आती, आप उन वर्कर्स को तो ये नहीं कह सकते कि वो घर से बैठ के वर्क फ्रॉम होम कर लें। उनके ऊपर तो ये कॉन्सेप्ट लागू नहीं हो सकता। ठीक है, तो वो तो फिल वक्त एक्सक्लूड हो गए इस कॉन्सेप्ट से। ठीक है, या तो वो होम में बैठेंगे या वो फ्लोर के ऊपर ही आकर वर्क कर सकते हैं। ये तो है, एक चीज हमें समझनी। अब आ जाते हैं हम नॉलेज वर्कर्स की तरफ, जिनका मेन काम दिमाग का है, जिन्होंने मेनली या तो अपने दिमाग के जरिए या अपनी कम्युनिकेशन के जरिए जो है वो काम करना है। ठीक है, इन लोगों का वर्क फ्रॉम होम जो है वो हो सकता है और वो बिल्कुल होना चाहिए है। मैंने अपने क्लाइंट्स के साथ, मुख्तलिफ क्लाइंट्स के साथ ये काम किया है कि जहां पर तो लेबर थी उधर तो ये डिस्कशन ही नहीं थी कि जी ये कोई वर्क फ्रॉम होम का कोई कॉन्सेप्ट होगा, वो तो एक्सक्लूड सही। हो गया। अब ठीक है। बेसिकली बात होती है नॉलेज वर्कर की। अब उस नॉलेज वर्कर को आपने वर्क फ्रॉम होम करवाना है या नहीं करवाना, और फिर आपने उससे परफॉर्मेंस कैसे लेनी है।
ठीक है। ठीक। ये बेसिकली दो सवाल थे। ये ओके। जिस वक्त क्राइसिस और पेंडेमिक, अब जिस वक्त ये लॉकडाउन भी था, उस वक्त ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन था। अच्छा, अब जब क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे तक आ रहा था कि इसको कैसे मैं सॉल्व किया जाए। इसको इसको मैं डिटेल से आपसे अभी बात करूंगा, फिर आप पूरा इसको एक्सप्लेन कीजिएगा। आपने अभी बात की फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की, तो जहां पे 10 दिन हुए थे अभी लॉकडाउन को और वायरस को आए हुए, कंपनीज ने हाथ खड़े कर दिए थे। आर वी रियली रेडी फॉर द फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन योर ओपिनियन? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, बात ये है कि सन 2016 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के चेयरमैन ने ये फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की टर्म कॉइन की है अपनी बुक में, ठीक है। और उसका बेसिकली कॉन्सेप्ट यही है कि अब हर चीज जो है वो, और उसने फिर एक जो फैक्ट्रीज हैं उनको स्मार्ट फैक्ट्री का नाम दिया है। और उसने ये कहा कि जी अब जो भी फैक्ट्रीज हैं या जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग और उसके अलावा वर्चुअल रियलिटी या ऑगमेंटेड रियलिटी की बेस के ऊपर चलेंगी। अब ये वो तमाम तर बेसिकली टर्मिनोलॉजीज हैं जो इस वक्त आप ऑर्गेनाइजेशंस को छोड़ दें, पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर्स भी इनसे आगाह नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पर तो जो हमारी जो अब रिसर्चेज होनी चाहिए वो सप्लाई चेन में हो, वो एचआर में हो, वो रिटेल में हो, वो सारी की सारी मूव कर जानी चाहिए फोर्थ आईआर के पर्सपेक्टिव में। यहाँ पर कोई इल्म ही नहीं है। जब अभी इल्म ही नहीं है तो उस पर रिसर्च क्यों होनी है? सो यस। मैं इस वक्त अपने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ये 4IR और इंडस्ट्री 4.0, लीडरशिप 4.0, स्मार्ट सप्लाई चेन, इंटेलिजेंट सप्लाई चेन, इनके इतने टर्मिनोलॉजीज बोल रहा हूँ ताकि जो है वो मेरे अल्फाज किसी ना किसी कानों तक जो है ना वो पहुंचने शुरू हो और ये बात जो है वो कॉमन हो और इंडस्ट्री इस तरफ जो है वो फोकस करना शुरू करे, ठीक है। तो मैं आपके क्वेश्चन का आंसर ये है कि अभी हमारी नेशन इस चीज के लिए रेडी है। अच्छा, अब आ जाए, आपने बात की वर्क फ्रॉम होम, उसमें आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट दिया कि नॉट ऑल वर्कर्स कैन वर्क फ्रॉम होम, पहली बात। दूसरी बात, वर्क फ्रॉम होम के लिए आपको पूरे का पूरा डिपेंडेंट होना है वाईफाई कनेक्टिविटी से, लैपटॉप, डेस्कटॉप, हेडफोन्स, मोबाइल फोन्स। तो क्या हमारा जो नेटवर्क है वो इस काबिल है कि अनब्रेकेबल, अनडिसरप्टेड वाईफाई कनेक्टिविटी, स्ट्रॉन्ग एमबीपीएस दे सके, ताकि हमारा कोई बहुत जबरदस्त वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, कोई बड़ी सीरियस मीटिंग चल रही है, दरमियान में लाइट चली गई, वाईफाई कनेक्टिविटी खत्म हो गई, इस पे मुझे तो कोई बात नजर नहीं आ रही। और मैं अक्सर फोरम्स पे ये बात कर भी रहा हूं कि इस तरफ क्यों नहीं तवज्जो दे रहे। आपका इस पे क्या ख्याल है? 4IR में वैसे तो फिफ्थ जनरेशन नेटवर्किंग 5G वो तो अब इंट्रोड्यूस इंटरनेशनली तो होनी शुरू हो गई है, वो तो एक बात है। देखिए, पाकिस्तान के अंदर तो टोटलिटी में अभी इंफ्रास्ट्रक्चर ही इस चीज को लेकर डेवलप होने वाला है, विच इज ऑन द गवर्नमेंट लेवल टॉक है ये एक बात है। लेकिन सबसे पहले ये देखना ये है कि हमारा जो कॉर्पोरेट सेक्टर है वो कितना रेडी है। हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर जो है वो लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस हों, वो मीडियम हों, वो स्मॉल हों, और जहां पर नॉलेज वर्कर ज्यादा है वो कितना सिस्टमैटिक है इस वक्त वर्क फ्रॉम होम को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए। इस सारे पर्सपेक्टिव में मैंने एक काम किया छोटा सा जो मैंने अपने क्लाइंट्स के साथ किया, और वो वही मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर कर देता हूँ, और जरूर उसी में जरूर। हो सकता है आपके क्वेश्चन का जो है ना वो भी आंसर जो है वो मिल जाए। आप एक उर्दू का एक वर्ड है अड्डा। अड्डा, जबरदस्त। अच्छा, मैं पंजाबी क्यों च अड्डा होता है। अड्डा, उर्दू कह लें पंजाबी कह लें, उसमें जी अड्डा एक वर्ड है। उस अड्डा का जो है मीनिंग है प्लेस, एक जगह, ठीक है। अब मैं क्योंकि औरंगजेब साहब के सामने बैठा हूँ जो हमेशा जो है वो इनोवेशन की बात करते हैं, तो मैं आई एम फीलिंग गुड कि मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि मैंने एक अड्डा मॉडल जो है ना वो ड्राइव किया है वर्क फ्रॉम होम, ठीक है। अड्डा मॉडल जो है वो दो तरह से ऑपरेट कर रहा है, अड्डा मॉडल फॉर एम्प्लॉयर, अड्डा मॉडल फॉर एम्प्लॉय। कि ये एक मेंटल फ्रेमवर्क है, माइंड फ्रेमवर्क है, इसको जरा समझते हैं। ये मैं अपने क्लाइंट्स के सामने रखता हूँ, उनको पहले समझाता हूँ, फिर उस अड्डा मॉडल की बेस के ऊपर वर्क फ्रॉम होम उनका जो है वो डिप्लॉय करवाता हूँ, ठीक है। वो एक्चुअली अब है क्या? अड्डा मीन्स A, डबल D,
ए, ये ADDA, इसके ये एब्रीवेशंस हैं 4 चीजों के। फर्स्ट ए है एनालाइज, ओके, फिर जो डी है उसका मतलब है डिफाइन। ओके, पहले करें एनालाइज, फिर करें डिफाइन, और फिर उससे अगला डी है डिप्लॉयमेंट, ठीक, ठीक है, और फिर उससे आगे ए है जिसका नाम है एडजस्टमेंट। सो ओके, एनालाइज, एनालाइज, डिफाइन, डिप्लॉयमेंट एंड एडजस्टमेंट, ये बेसिकली ठीक, 4 स्टेजेस हैं जिसको हम अड्डा मॉडल बोलते हैं। और ये वो कॉन्सेप्ट है जिसके तहत वर्क फ्रॉम होम को सक्सेसफुली जो है वो किया जा सकता है और उससे परफॉर्मेंस की जा सकती है। ये मैं जो है ना, यही मैं करता हूँ, यही मैंने कहा मैं आपके साथ इस प्रोग्राम के अंदर जो है वो शेयर कर लेता हूँ। अब दैट्स उसके रियली अंदर ग्रेट, दैट्स रियली ग्रेट, काइंडली इसको जरा एक्सप्लेन भी कीजिए। श्योर श्योर, अब उसके अंदर जो अड्डा में जो फर्स्ट ए है विच इज एनालाइज, इसका मतलब ये है कि यार सबसे पहले बैठ कर तो ये स्टडी करो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, आपके ऑर्गेनोग्राम में वो कितनी पोजीशंस हैं जिनको आप वर्क फ्रॉम होम पर ले जा सकते हैं और किनको आप नहीं ले जा सकते। जबरदस्त, एवी है पैजट ना शुरू हो जाओ कि यार तू भी करूं जा, तू भी कर जा, तू भी करूं कर ले, तू भी करूं कर सही, ले, सही नहीं होगा। तो इसके ऊपर एनालाइज करना पड़ेगा हमारे एचआर डिपार्टमेंट के लोगों को कि यार किस तरीके से वी हैव टू सी पोजीशंस देखें, उन पोजीशंस की करंट जॉब डिस्क्रिप्शंस देखें और उनमें से ये देखें कि यार अब कौन सी ऐसी जॉब्स हैं कि जिनको अगर हम होम पर भी शिफ्ट कर दें तो तब भी उनका परफॉर्मेंस खराब नहीं होगी, तब भी वो परफॉर्म ठीक करते रहेंगे। तो पहली चीज एनालिसिस है। मैंने अपने क्लाइंट्स के पास ये देखा कि वो बहुत ज्यादा पैनिक हो जाते हैं और पैनिक होने की वजह से वो एनालाइज नहीं करते और ना ही एचआर डिपार्टमेंट एनालाइज करता, या वो कह ठीक, देते नहीं नहीं नहीं, नहीं कोई भी करूं काम नहीं करेगा, सारे ऑफिस आन। वो जैसे ही सारे ऑफिस आए उधर कोविड 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 हर पासे होगी, ठीक है, यस, या जिस बिल्कुल सही, सारे चले गए तो इकोनॉमी को इशू होना शुरू हो गया। तो पहली चीज तो ये है कि आपको एनालाइज करना है कि कौन सी चीजें, कौन सी पोजीशंस आप घर पर कर सकते हैं और कौन सी पोजीशंस जो है वो ऑफिस में ही परफॉर्म होंगी, ठीक है, ये पहला स्टेप। और ये यहाँ पर एचआर डिपार्टमेंट और लाइन मैनेजर्स का इन्वॉल्व होना बड़ा शदीद जरूरी है कि वो सीरियसली इस चीज को एनालाइज करें। जब बेसिकली हम इस चीज को एनालाइज कर लेते हैं तो फिर सेकंड स्टेज है डिफाइन की। अब डिफाइन स्टेज के ऊपर एम्प्लॉयर को क्या करना है, उसको सबसे पहले अब डिफाइन करनी है उन पोजीशंस, वो फाइनली वो पोजीशंस अनाउंस करनी है जिनको वो वर्क फ्रॉम होम पे लेकर जा रहा है। डिफाइन जी, करने का पहला मतलब ये, डिफाइन करने का फिर दूसरा मतलब ये है कि उन पोजीशंस के अब केपीआईज भी डिफाइन करें कि आप उनको घर तो भेज रहे हैं, घर से उन्होंने काम तो करना है, लेकिन अब आपको उनसे डिलीवरेबल्स क्या चाहिए। वो यस, डिलीवरेबल्स जो है वो केपीआईज की सूरत में वो उन पोजीशंस के लिखे जाने चाहिए और उन पोजीशन होल्डर्स को वो दिए जाने चाहिए ऑन द मंथली बेसिस। ये है डिफाइन का दूसरा पार्ट। और फिर डिफाइन ही की जो तीसरी बात है वो ये है कि ये मैं अब एचआर मैनेजर्स को भी ये बात कहता हूँ कि यार अब तुम अपने एचआर पॉलिसी मैनुअल में ना वर्क फ्रॉम होम का जो चैप्टर है उसकी भी पॉलिसी और प्रोसीजर्स जो है ना वो लिख लो। पहले नहीं थे, पाकिस्तान की एचआर पॉलिसी मैनुअल में वेरी नाइस, पहले। ठीक, तो अब डिफाइन करें वर्क फ्रॉम होम की भी पॉलिसी और उसका प्रोसीजर। ये हर ऑर्गेनाइजेशन का वेरी कर रहा होगा लेकिन यू हैव टू डिफाइन। सो डिफाइन का मतलब ये है कि पोजीशन डिफाइन करें, फिर उसके केपीआईज डिफाइन करें और फिर जो है वो वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसी एंड प्रोसीजर डिफाइन करें। अब जब आपने बेसिकली एनालाइज कर लिया और डिफाइन कर लिया तो नाउ देयर इज अ थर्ड स्टेप, दैट्स एक्चुअली बेसिकली कॉल्ड द डिप्लॉयमेंट, डिप्लॉयमेंट फ्रॉम द ठीक, एम्प्लॉयर साइड। अब डिप्लॉयमेंट क्या है, डिप्लॉयमेंट मीन्स कि अब एग्जीक्यूशन होनी है, अब बंदा घर से काम करना शुरू हो गया है, अब उसकी जो आपने डिप्लॉयमेंट की है वो अब कैसे चलेगी, हाउ कम। यस, अब उसके यस, लिए, अब उसके लिए भी 2 3 4 जो है वो डिप्लॉयमेंट की टिप्स हैं। उन ठीक, डिप्लॉयमेंट टिप्स में से पहली टिप जो है जो मैं मैनेजर्स को देता हूँ, लाइन हेड्स को खास तौर के ऊपर, कि यार आप लोग सबसे पहले तो ये समझ लें कि वर्क फ्रॉम होम जो है ना वो माइक्रो मैनेजमेंट के जरिए नहीं होता। ठीक है, एक होते हैं माइक्रो दैट्स ग्रेट, मैनेजर, एक होते
कहते हैं मैक्रो मैनेजर। वेरी वैलिड पॉइंट। ठीक है, माइक्रो मैनेजर्स जो है ना वो हर वक्त पूछते रहते हैं, हाँ हुन दस की होया, हुन दस की होया, हुन तू कितने तक पहुंचे। तो वर्क फ्रॉम होम में आप हर वक्त कॉलिंग कर करके या हर एक घंटे के बाद फोन करके नहीं पूछ सकते, और ना ही आप, मेरे क्लाइंट हैं सेठ साहब होए का यार जकांसा पे जिन्हां ਨੂੰ घर भेज रहे हैं ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕੈਮਰੇ ਲਵਾਈਏ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਾ तो वो द मैटर इज कि आप एक्चुअली ये नहीं कर सकते कि आप माइक्रो मैनेज करें, यू हैव टू बी मैक्रो मैनेज। और मैक्रो मैनेज के लिए इंपॉर्टेंट यही है कि आपने उनको टारगेट्स देने और टारगेट्स दे के उनसे डेडलाइंस के ऊपर वो टारगेट्स अचीव करने। ठीक है, अदर देन दैट अगर आप चलेंगे तो वर्क फ्रॉम होम जो है ना वो खराब हो जाएगा, मतलब बहुत जाएगा। अच्छा, अब मैं यहाँ पे जी मैं पूरी कर दूंगा आपको बात। यहाँ पे जो दो बातें मेन सामने आई हैं वो ये कि आपको हुकूमत की तरफ से भी इकदाम चाहिए जिसमें आपकी वाईफाई कनेक्टिविटी हो और बिजली का बंदोबस्त हो, तब आप ये सारा निजाम चला सकेंगे। खाली डिजिटाइजेशन के नारे लगाने से कुछ नहीं होगा। दूसरा, आपने जो बहुत वैलिड पॉइंट दिया वो ये था कि अभी टोटल मैनेजमेंट स्टाइल चेंज करना पड़ेगा, माइक्रो मैनेजमेंट से निकल के लीडरशिप रोल अपनाना पड़ेगा और लोगों को फ्री हैंड देना पड़ेगा, तब बेहतर परफॉर्मेंस आएगी। जी, इस पे आगे चलिए अब आप। और दूसरी बात ये कि ये कंपनियों की और एचआर डिपार्टमेंट्स की ड्यूटी है कि वो एम्प्लॉयज को ये भी उनकी एक मेंटल ग्रूमिंग करें थ्रू द ट्रेनिंग कि भाई आप घर काम के लिए ही जा रहे हैं, छुट्टी मनाने नहीं जा रहे। ठीक है, तो आप होंगे काम के ऊपर ही। तो वो जो एक एटीट्यूडनल चेंज लानी है ना एम्प्लॉयज के माइंड में, वो चेंज लाना भी इनिशिएट करना एचआर डिपार्टमेंट का काम है। तो छोटी लेकिन मेरी तो ये फीलिंग है जो मैं आपसे शेयर करता हूं और आपकी भी ये फीलिंग है कि बहुत सारी मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज में ट्रेनिंग को पैसे का ज़िया समझा जाता है, टाइम का ज़िया समझा जाता है। वो कहते हैं खुद ही सीखो भाई और ठीक ठीक काम करो। तो ऐसे कंपनी के मालिकान को क्या मैसेज दिया जाए कि वो अपनी कंपनी को और एम्प्लॉयज को तबाही से बचाएं? और एम्प्लॉय को देने के साथ साथ एचआर के मैनेजर्स को भी देना चाह रहा हूँ। मैं औरंगजेब साहब एक बात यहाँ पर करूँ, क्योंकि बहुत से एचआर प्रोफेशनल्स मेरे स्टूडेंट भी हैं और हो सकता है इस वक्त वो देख रहे होंगे। ठीक है, देख रहे होंगे। हमारे जो एचआर प्रोफेशनल्स हैं ना उनके अंदर इनोवेशन क्रिएटिविटी को करनी है। बहुत सा एचआर प्रोफेशनल मेरे साथ इन दिनों में कनेक्ट रहा है और वो बेसिक बातें मेरे साथ करता रहा है। सर वो सैलरी कितनी डिडक्ट करनी चाहिए, इसका कोई लॉ बता दें। अब लॉ क्या कहता है कि सैलरी कितनी देनी है कितनी नहीं देनी है। वो इन चीजों में फंस गए। एक्चुअली वो क्रिएटिव सॉल्यूशंस लेकर नहीं आए कि यार हमने किस तरीके से कंपनी को लेकर चलना है और एम्प्लॉयज को कैसे लेकर चलना है। अगर वो क्रिएटिव सॉल्यूशंस लेकर आए ना तो यार क्रिएटिव सॉल्यूशंस में ज्यादा पैसे तो कोई नहीं खर्च होते। आप मुझे बताएं कि अगर एटीट्यूडनल ट्रेनिंग ही करानी हो स्टाफ की कि यार वर्क फ्रॉम होम मींस कि ये वर्क है, ये छुट्टी नहीं है, और इसके ऊपर 2-3 घंटे का एक इंटरेक्टिव सा लेक्चर ही देना और ऑनलाइन लेक्चर ही देना, तो अगर वो एचआर मैनेजर खुद ही दे दे और उसके ऊपर ना टीम लगे ना फटकरी कुछ भी नहीं लग रहा, लेकिन आपको आप एक सेशंस करवाते हैं, तो क्या क्या जाता है। इसके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि एक एचआर मैनेजर जो है उसके अंदर कितना पैशन मौजूद है टू चेंज द माइंडसेट ऑफ देयर एम्प्लॉयज। ठीक है, और जो लोग मेरे कई ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने कुछ टेक्सटाइल सेक्टर से, बल्कि मैं एक मेरे स्टूडेंट है, मैं चलो उनके यहाँ पर नाम भी लेता हूँ, इस नेम इज फरहान मुर्तजा। वो मेरे ही एक क्लाइंट के पास एज अ हेड ऑफ एचआर है। तो वो जितनी मैक्सिमम इस तरह की क्रिएटिविटी कर सकता था उसने की है, और जो उसने कोरोना के अंदर ऑर्गेनाइजेशन को इंतहाई बेहतरीन वे के अंदर रन किया। तो सो द फैक्टर इज दिस कि कई दफा सिर्फ पैसा नहीं लगता, कई दफा सिर्फ क्रिएटिविटी के जरिए भी एचआर डिपार्टमेंट अपना रोल प्ले कर देता है। तो एक तो ये बात थी। अगली बात ये सर कि जब हम डिप्लॉयमेंट में जाते हैं और हम एक तरफ तो मैनेजर्स को ये कहते हैं कि आप मैक्रो मैनेज करें, दूसरी साइड पे स्टाफ की जो है वो ट्रेनिंग जो है वो की जा रही हो, तो इसी पर जो है फिर एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हमें OKR सॉफ्टवेयर भी अब इंट्रोड्यूस करवा लेने चाहिए, विच इज ऑब्जेक्टिव की रिजल्ट एरियाज बेस्ड जो सॉफ्टवेयर हैं, जिसके अंदर असाना है या वर्क फोर्स है, ये देर आर द डिफरेंट सॉफ्टवेयर जिन सॉफ्टवेयर की बेस के ऊपर अब होता क्या है कि ऑनलाइन ही KPIs और की रिजल्ट एरियाज जो है वो लिखे जा रहे होते हैं।
स्टाफ को भी पता लग रहा होता है कि मैं कितना काम कर चुका हूँ, और मैनेजर को भी अपने लैपटॉप और अपने मोबाइल पर ऐप के जरिए पता लग रहा होता है कि मेरा स्टाफ इस वक्त क्या कर रहा है। तो जो डिफरेंट OKR सॉफ्टवेयर हैं, उनको भी अगर हम अपने पार्ट का हिस्सा बना लें, अपनी जॉब का हिस्सा बना लें, तो जो परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग है वो एप्स के जरिए और सॉफ्टवेयर के जरिए ही होती रहेगी। ठीक है। एंड द लास्ट थिंग इज दिस इन द डिप्लॉयमेंट, वो ये है कि जो आपके जो मैनेजर्स हैं, वो अगर हर 15 दिन के बाद और महीने के बाद परफॉर्मेंस का फीडबैक अपने एम्प्लॉयज को देते रहे ना, जो घर पर बैठे हुए हैं, तो तब भी जो एम्प्लॉय है वो लाइव रहता है और उसकी होश कायम रहती है कि उसने करना है। तो ये डिप्लॉयमेंट के अंदर अगर ये 3-4 चीजों का मिक्स बनाकर चलें, तो ऑर्गेनाइजेशन का जो स्टाफ है वो काम करता रहता है। एंड दैट्स वेरी नाइस एंड प्रैक्टिकल। जी जी बोलिए। the last thing is basically the adjustment. The adjustment means अड्डा के अंदर वो एडजस्टमेंट ये है कि हमने फॉर एग्जांपल कुछ चीजें डिफाइन कर ली हैं, कुछ चीजें डिप्लॉय कर ली हैं, लेकिन वो वर्कआउट नहीं कर रही। उनमें हो सकता है कुछ हमने गलतियां कर दी हैं, तो कोई हरफे आखिर तो नहीं है। चेंज द पॉलिसी, चेंज द KPIs, चेंज द मैनेजमेंट स्टाइल। ठीक है, आप एडजस्ट, आप उसको एडजस्ट कर लें। जब आप दो, और ये वर्क फ्रॉम होम के पर्सपेक्टिव में एक रिसर्च ये कहती है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन वर्क फ्रॉम होम पर जाती है वो तीसरे महीने जाकर अपने वर्क को स्मूथ कर पाती है। पहले 2 महीने उसके एडजस्टमेंट में लगते हैं, लेकिन तीसरे महीने उसको लगती है कि क्या करना। तो अगर जो एम्प्लॉयर है वो एनालाइज करे, फिर डिफाइन करे, फिर डिप्लॉयमेंट करे और फिर उसकी एडजस्टमेंट करे, तो इस पर्सपेक्टिव के अंदर वर्क फ्रॉम होम के जरिए जो है ना वो परफॉर्मेंस ली जा सकती है। और ये क्योंकि जो मैं अब आपको मॉडल बता रहा हूँ ये मैंने अपने क्लाइंट्स के पास डिप्लॉय किया है और उसके सक्सेसफुल रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो यही चीज जो है वो मैंने यहाँ पर शेयर कर। अच्छा, इस मॉडल के लिए मैं आपको बहुत अप्रिशिएट करना चाहूंगा। वेल डन, अल्लाह करे कि ये कामयाब हो और कंपनीज इसको अपनाएं। लेकिन साथ साथ एक मजेदार बात भी है, आपने इसका नाम रख दिया अड्डा। हम लोग तो वैसे ही अंग्रेजी कॉन्शियस हैं, हम लोग वैसे ही स्टाइल कॉन्शियस हैं, तो अड्डे के नाम पे तो कंपनियां कहेंगी कि इसकी जगह अगर अड्डा या कोई और नाम होता तो फिर बेहतर। सो माय डियर, वंडरफुल एनालिसिस, वंडरफुल डिस्कशन ऑन परफॉर्मेंस। प्रोग्राम के इख्तिताम पे मैं चाहूंगा कि आप एम्प्लॉयज के लिए, लोगों के लिए मुख्तसर सा एक पैगाम दे दें कि कंपनियां तो अपना परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम बना रही हैं, इंप्लीमेंट कर रही हैं, व्हाटएवर दे आर डूइंग, एज एन इंडिविजुअल एम्प्लॉय परफॉर्मेंस कैसे ठीक रखी जाए, काइंडली मुख्तसरन बताइए, फिर हम प्रोग्राम खत्म करते हैं। तो वो भी ऐसे ही है जो बेसिकली अगर आप ये देखें ना, अगर हम बात करें एम्प्लॉयज की, तो एम्प्लॉयज पर भी अड्डा मॉडल अप्लाई होता है। ठीक है, और वो मॉडल में वो सबसे पहले ये एनालाइज करें और के जनाब हमारे घर में वो कौन सी बेस्ट एरिया है बैठने के लिए जिसको मैं अपना परमानेंट ऑफिस बना सकता हूँ। अपनी वाइफ के साथ, अपने अब्बा के साथ, अपने अब्बा के साथ जो है ना डिस्कशन करने के बाद तो एक जगह जो है ना उसको फोकस कर लें। ठीक है, और उसके बाद ये एनालाइज करें कि यार काम करने के दौरान में वो कौन से डिस्ट्रैक्टर्स हैं या टाइम वेस्टर्स हैं जो उसको तंग करते हैं। मिसाल के तौर पर बीवी कहती है तू वेला ही बैठा, जा जाके दही ले आ। तो वो क्या दही लेके आना जो है वो अगर वो डिस्ट्रैक्टर है तो वो सारी चीजों को ना पहले लिस्ट डाउन करे। एक तो डिस्ट्रैक्टर्स लिस्ट डाउन करे एंड ऑन दी अदर हैंड वो बेस्ट प्लेस एनालाइज करे जहां पर बैठ के वो काम कर सकता है। नंबर 1। नंबर 2 इज दिस कि फिर वो डिफाइन करे अपने अड्डे में, जो डिफाइन का वर्ड है उसको डिफाइन करे कि यार अब ये मेरी परमानेंट जगह होगी जहां पर मैं बैठूंगा। और फिर वो अपने उस डिफाइन जगह को लेकर अपने फैमिली को डिफाइन टाइम और डिफाइन प्लेस बताकर कॉन्फिडेंस में ले कि यार अब जो है ना ये मैं करने जा रहा हूँ, ये मेरी जगह है, अब इस दौरान में तुम लोगों ने मुझे तंग नहीं करना। तो बेसिकली कुछ असूल वजह करे अपनी फैमिली के लिए, क्योंकि ये दूसरी चीज है, उसको डिफाइन करे। और तीसरी चीज जो वो अपनी डिफाइन किया करे वो है उसके डेली की थिंग्स टू डू और उसके गोल्स। ये जब वो ये चीजें कर लेगा ना, जगह डिफाइन कर लेगा, कुछ डिसिप्लिन के रूल्स डिफाइन कर लेगा, अपने थिंग्स टू डू डिफाइन कर लेगा, तो ऑटोमेटिकली फिर होगा क्या, तीसरी चीज है डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट जो कुछ उसने डिफाइन किया है उसकी इंप्लीमेंटेशन करना शुरू कर दो। और उस इंप्लीमेंटेशन के साथ साथ एक छोटी सी टिप है जो मैं एम्प्लॉयज को दे रहा हूँ माय डियर, वो ये
कि यार आपका एम्प्लॉयर आपको 6 दिन के बाद ये कह रहा हो कि यार तू कितना किया सारा दिन, तू तो 6 दिन तो मैनू नजर ही नहीं आया, तो फिर आप यार मैं तो घर बह के बड़ा काम किया सी, एनू तो पता ही नहीं लगा, तो अब मैं जाके इसको ऑफिस जाके अपनी शक्ल दिखाऊं, ये करने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने बॉस को या अपने मैनेजर को इंफॉर्मेशन ओवरलोड खुद ही कर देंगे ना, तो आपका बॉस कभी ये बात नहीं करेगा। तो इसके कहने का मतलब ये है कि हर एक दिन के बाद या 2 दिन के बाद जो आपकी वर्क प्रोग्रेस है उसकी एक ईमेल बनाकर या एक व्हाट्सएप मैसेज बनाकर अगर आप खुद अपने बॉस को बता देते हैं, तो आपका बॉस को पता होगा कि आप बेसिकली अपने घर में बैठकर भी इस वक्त क्या कर रहे हैं। Okay, तो ये thank you very much, Gibran. Really, it was a wonderful talk. Viewers, प्रोग्राम का जो क्रक्स है वो ये कि परफॉर्मेंस is the ultimate requirement of an individual also and for a company also. इंडिविजुअल की और कंपनी की सिस्टम्स की परफॉर्मेंस जो अलाइन होती जाएगी, ओवरऑल परफॉर्मेंस बेहतर होती जाएगी। दूसरा, वर्क फ्रॉम होम के लिए सिर्फ नारा लगा देना, रिक्वायरमेंट बता देना इज नॉट इनफ। इट should be taken very seriously and it should be planned in a very, very meticulous way. Number 3, companies must adopt various models, practical models, customized models of performance management to improve the performance of the employees also and for the companies also. And last thing, that with the changing environment and all that, management style is totally changing. Leadership style is totally changing. All those companies who will not adapt to this, they will vanish. So I am really grateful to Mr. Gibran. Thank you very much for being with us. Or viewers, I hope you also enjoyed. अभी हम प्रोग्राम को खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।